तात्सुमी यासुबा फैमिली में पैदा होता है और ये फैमिली जापान की पावरफुल फैमिलीज में से आती है। माना जाता है कि इनके यहाँ जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है वो अपने साथ पावर्स के साथ होता है। तात्सुमी की मॉम क्लैन की लीडर होती है और वो अपने बेटे से यही चीज एक्सेप्ट करती है। बट अफसोस तात्सुमी जब पैदा होता है वो काफी ज्यादा वीक था, इवन कि उसके अंदर किसी भी तरीके का मैजिक नहीं था, जिसके बाद उसका बुली होने का ये सफर कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसे अपनी फैमिली में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था, इवन कि इस बुरे टाइम पर उसकी मॉम भी उसका साथ छोड़ देती है। तात्सुमी काफिर होता है लेकिन उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था, इवन कि उसकी मॉम ने अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए तात्सुमी को उसकी बहन का बॉडीगार्ड बना देते हैं। हम देखते हैं कि समय के साथ साथ तात्सुमी को अब इस चीज की आदत लग चुकी थी, हर बात बेइज्जती सहने की, इसलिए अब उसे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे तात्सुमी की बहन का नाम मियुकी बताया जाता है। वो लोग अपने विला में पहुंच जाते हैं जहाँ तात्सुमी उसका सामान लेकर आ रहा होता है। उनमें से एक मेड होती है जिसका नाम हनामी होती है, वो उन्हें अंदर का रास्ता दिखाती है। वहाँ पहुँचने के बाद मियुकी घूमना चाहती थी उस जगह में, तो उसकी मॉम उसे परमिशन तो दे देती है लेकिन साथ में तात्सुमी को ले जाने के लिए भी कहती है। हम देखते हैं कि इस बात से मियुकी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन तब पे वो इस चीज के लिए एग्री हो जाती है और बाहर निकल पड़ती है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि मियुकी अपने भाई से इसलिए नफरत करती है क्योंकि वो तो उससे कमजोर है पावर्स में, तब भी वो उसका बॉडीगार्ड है, इसलिए उसे ये बात पसंद नहीं कि तात्सुमी 24 घंटे उसके आसपास घूमता रहे। जब वो आगे बढ़ ही रही होती है उसी वक्त तात्सुमी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है, भी अचानक से वो उनसे टकरा जाती है। उस जगह में वो लोग मियुकी को परेशान करने लगते हैं, जिस पर कि तात्सुमी सामने आकर उन लोगों को वार्निंग देने लगता है, लेकिन जब वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं और खींच के पंच मारते हैं, जिसे कि तात्सुमी बड़ी आसानी से रोक देता है। इस चीज को देखकर मियुकी खुद भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वेल इस जगह में तात्सुमी उस बंदे को कूद कर उस जगह से निकल पड़ता है, जिसे देखकर वो सबके सब उस जगह में हैरान हो जाते हैं। मियुकी तो कुछ ज्यादा ही। घर पहुंचने के बाद उन दोनों के इस चेहरे को देखकर हनामी उसका रीजन पूछती है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बताते हैं, जिस पे कि हनामी अब मियुकी को तैयार होने के लिए कहती है क्योंकि आज रात फंक्शन है। मियुकी का मन नहीं कर रहा होता उस फंक्शन में जाने का, लेकिन हनामी उससे कहती है कि अपनी फैमिली की इमेज के लिए तो तुम्हें जाना ही होगा, जिस पर कि मियुकी तैयार हो जाती है और इसके बाद वो तात्सुमी के साथ निकल पड़ती है पार्टी की तरफ। वहाँ एक बंदा आकर उसे उसके बाकी कजन्स के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए ले पड़ता है, तो उसे तब तात्सुमी जो कि अकेले खड़ा था उसके पास कुछ लड़कियां आकर बातें करने लगती है, जिसे देखकर मियुकी काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर तात्सुमी हंस रहा है। वेल वो काफी ज्यादा जेलसी फील कर रही होती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी तात्सुमी को हंसते हुए नहीं देखा, खास करके तुम मेरे सामने। तभी उसी वक्त वो बंदा उन लड़कियों के पास आता है और उनसे कहता है कि तात्सुमी असल में बॉडीगार्ड है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा उसके साथ बात करना सही रहेगा, तुम अपने बराबरी के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते हो। उसकी ऐसी बातों को मित्सुकापी सुन रही होती है, तो उसी तरह तात्सुमी जो कि एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस जगह से चले जाता है, ये कहते हुए कि आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा यहाँ रुकना सही नहीं रहेगा, और इसके बाद वो उस जगह से बाहर चले जाता है। हमें मालूम पड़ता है कि जैसे कि तात्सुमी कमजोर था तो उसकी फैमिली वालों ने ये बात किसी को भी नहीं बताई कि तात्सुमी असल में मित्सुका का भाई है, इसलिए वो सबके सब लोग उसे सिर्फ और सिर्फ एक बॉडीगार्ड की नजर से ही देखते हैं। वेल अगले दिन उनकी फैमिली एंजॉय करने के लिए समुद्र की तरफ निकल पड़ती है अपनी प्राइवेट शिप में बैठकर, जहाँ वो लोग मजे कर रहे होते हैं और तस्वीरें खींच रहे होते हैं। उसी वक्त हनामी कहती है कि क्यों ना मैं भी तुम दोनों की फोटो खींच लूं, लेकिन तात्सुमी अपनी मॉम की तरफ देखता है क्योंकि वो अपनी मॉम की इजाजत के बिना कोई भी काम नहीं करता। पहले उसकी मॉम उसे परमिशन दे देती है तो वो दोनों के दोनों साथ में फोटो खिंचाते हैं। ये काम वो लोग पहली बार कर रहे थे, जिस पे कि मित्सुका को काफी ज्यादा शर्म लग रही होती है, बट वो खुश भी थी। तभी उसी वक्त उनकी शिप हिलने लगती है उस जगह में, मानो कि कोई उनके ऊपर अटैक कर दिया हो। वो लोग जब पानी की तरफ देखते थे वहाँ पर एक तरह की सबमरीन मौजूद होती है, जिसकी वजह से उनकी शिप का बैलेंस भी बिगड़ रहा था। उस सबमरीन को रोकने के लिए वो सबके सब अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त तात्सुमी अपनी पावर का यूज करता है, जिसे देखकर उस जगह में मित्सुका काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि तात्सुकी अपनी थोड़ी सी पावर में उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और डिस्ट्रॉय भी। मित्सुका बहुत ज्यादा हैरान होती है कि तात्सुमी भी मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन आखिर वो ये बात सबसे क्यों छुपा रहा है। वो जानना चाहती थी अपने भाई के बारे में सब कुछ, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं उसके नजदीक कैसे जाऊँ। वेल
अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लोग उस इंसिडेंट के बारे में पास ही मिलिट्री ऑफिस में कजामा नाम की ऑफिसर्स को सब बातें बताता है। तो जिसपो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, हम इसके बारे में पूछताछ और तहकीकात जरूर करेंगे। वह जब वो उस ऑफिस से बाहर जा ही रहे होते हैं, उस जगह पर उन्हें 2 गार्ड्स दिखाई देते हैं। उनमें से तो एक वही गार्ड था जिसे कि लास्ट टाइम तात्सुया ने काफी ज्यादा पीटा था, क्योंकि वो माहिरो को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब ये बात कजामा को उस जगह में पता चलती है तो वो तात्सुया से माफी मांगता है और उस बंदे को भी माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन ये बात जानकर काजुमा काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है तात्सुया के ऊपर कि उसने उसके आर्मी के बंदे को हराया था, इसलिए वो तात्सुया को इनवाइट करता है उसके यूनिट बेस में अगले दिन आने के लिए। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे कि आज उनकी मॉम लड़कियों की रॉयल पार्टी में जा रही होती है। वो तात्सुया से यूनिट बेस में जाने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ जाकर क्या पता वो कुछ नई चीजें सीख ले और इसी बहाने उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। उसी वक्त मित्सुका खुद पे जाने की जिद करने लगती है, जिस पर कि उसकी मॉम एग्री हो जाती है। अब जब वो लोग उस बेस में पहुंच जाते हैं तो कजामा उनका स्वागत करता है। वो लोग देखते हैं कि कैसे वहाँ के सोल्जर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग भी कितनी ज्यादा हार्ड है। जब रिंग में उन लोगों के बीच में ट्रेनिंग फाइट हो रही होती है, उसी वक्त कजामा उस जगह में तात्सुया को भी इन्वाइट करता है फाइट के लिए, जहाँ वो तात्सुया की फाइट सबसे पहले उनके मिलिट्री का सबसे पावरफुल बंदा, इवन कि वो बंदा नेशनल चैंपियन भी है बॉक्सिंग में, उन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू होती है। और हम देखते हैं कि वो बंदा लगातार पंच मारता है तात्सुया के ऊपर, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसके सारे पंचेस को डॉज कर लेता है। और जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो बंदा पहले ही अटैक में हार जाता है। अब जब उस जगह में दूसरा ओपोनेंट आता है तात्सुया से फाइट करने के लिए, और वो बंदा कराटे में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, उसे ब्लैक बेल्ट भी मिली थी। कजामा उस बंदे से कहता है कि तुम ऐसा मत समझो तुम्हारा ओपोनेंट सिर्फ 13 साल का बच्चा है, तुम उसके ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक करो। जिस पर कि वो बंदा वही करता है, लेकिन तात्सुया इस बार भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। यहाँ कजामा अपने सोल्जर से बात कर रहा होता है कि वाकई में कोई सोच सकता है कि इतना 13 साल का बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। उसने तो हमारे यहाँ के सबसे पावरफुल ट्रेन सोल्जर्स को भी इतनी आसानी से हरा दिया, जो कि कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। ये मैच एंड होता है और हम देखते हैं कि तात्सुया जीत जाता है, क्योंकि उसने अपने ओपोनेंट को पटक कर पंच मार दिया था। उसके थर्ड राउंड में वो उसी बंदे को रखते हैं जिससे कि तात्सुया पहले दिन मिला था। वो वही सोल्जर था जिसने कि मित्सुका को छेड़ने की कोशिश करी थी और तात्सुया ने उसे काफी पीटा था। वो इस बार अपने आप को साबित करना चाहता था कि वो तात्सुया से ज्यादा पावरफुल है, और उस बंदे को तात्सुया के साथ लड़ता हुआ देखकर मित्सुका डर रही होती है, लेकिन तात्सुया उसे समझाता है कि उसे उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यहाँ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि वो बंदा अपने मैजिक के साथ तात्सुया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस जगह में हम देखते हैं कि तात्सुया कैसे उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है, इवन कि वो अपना सबसे पावरफुल वाला मैजिक बनाकर छोटे से स्ट्राइक में उसे खत्म कर देता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था कि वाकई में तात्सुया इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इवन कि मित्सुका भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि तात्सुया सिर्फ और सिर्फ अपने फाइटिंग स्किल्स में ही पावरफुल नहीं है, बल्कि जिस तरीके का उसने मैजिक यूज करा था उसे टाइम डेमोलिशन भी कहते हैं, यानी कि एक तरह का मैजिक जिससे कि हम अपने ओपोनेंट के मैजिक स्पेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये काम सिर्फ एक एस रैंक का बंदा ही कर सकता है। उस टेक्निक को देख कर कजामा उसके बारे में तात्सुया से पूछने लगता है, और वो उन दोनों भाई बहनों को साथ में बात करने के लिए बुलाता है। वो लोग एक तरह का मैजिक वेपन बना रहे हैं, अगर तात्सुकी को भी वो देखना है तो वो देख सकता है। यहाँ वो देखते हैं कि तात्सुकी इस दिनों उन्हीं वेपन के ऊपर रिसर्च कर। फिर उस जगह में आसपास काफी जोर जोर से सायरन्स और अलार्म्स बजने लगते हैं। जब मित्सुका की मॉम टीवी में न्यूज देखती है तो वहाँ रिपोर्टर उसी आइलैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस वक्त अभी मित्सुका और उसकी पूरी की पूरी फैमिली है, यानी कि उस आइलैंड में अटैक होने वाला है और उस जगह के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तभी उस जगह में तात्सुया भी पहुंच जाता है और वो लोगों से कहता है कि कजामा ने अपने बेस में हम लोगों के रहने के लिए जगह बनाई हुई है और वो बिल्कुल हम लोगों के लिए सेफ रहेगी। उसी वक्त मित्सुका की मॉम को एक कॉल आता है जो कि उसकी बहन का था। उस कॉल में उसकी बहन उससे कह रही होती है कि तात्सुया बिल्कुल सही कह रहा है, तुम लोगों को इस वक्त कजामा के बेस में चले जाना चाहिए। अब उसके कहने पर वो लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं, जहाँ वहाँ का गार्ड उन लोगों को एक जगह में रेस्ट करने के लिए कहता है जब तक कि
उनके लिए कमरा तैयार हो रहा है, लेकिन उस जगह में उन लोगों को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा होता है कुछ भी। तभी उसी वक्त उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिस पे कि तात्सुकी बाहर देखना चाहता था। वो अपने मैजिक का भी यूज करता है बाहर को देखने के लिए, लेकिन वो रूम पहले से ही शील्ड किया हुआ था, जिससे कि तात्सुकी नहीं देख पा रहा था। अब जिस पर कि मित्सुका की मॉम उससे कहती कि जाओ तुम बाहर जाकर खुद देख कर आओ, लेकिन तात्सुकी तैयार नहीं था। जैसे कि वो मियुकी का बॉडीगार्ड था तो वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ कुछ हो सकता है। लेकिन उसकी मॉम तात्सुकी के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि मैं उसकी माँ हूँ या फिर तुम, और दूसरी बात तुम मियुकी को उसके नाम से कैसे बुला सकते हो, क्या तुम अपनी औकात भूल चुके हो। अब जिस पर कि तात्सुकी उस जगह में माफी मांगने लगता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी मॉम अपनी मैजिक से उसे ऑर्डर देने लगती है, जिस पर कि तात्सुकी उस जगह से चले जाता है। जब वो बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि आर्मी के सोल्जर्स कुछ एनिमीज के साथ लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पे कि वो लोग मौजूद थे। तभी उसी वक्त 3 आर्मी के सोल्जर्स भी उस जगह में पहुंच जाते हैं, जिनमें से उनका एक लीडर होता है। वो अपना नाम उन लोगों को किंजो बता रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं तुम सबको इस जगह से सही सलामत बाहर ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे बेस से ऑर्डर मिला है। इसके ऐसे जवाब पर मित्सुका की मॉम को उसके ऊपर शक होने लगता है, और वो उस बंदे से कहती है कि तुम क्यों ना पहले बाकी फैमिलीज को इस जगह से रेस्क्यू करो, हम लास्ट में आएंगे। लेकिन तभी उसी वक्त असली वाला आर्मी का बंदा भी आ जाता है, जो कि उन लोगों को अलर्ट कराता है कि ये हमारे साथ के नहीं है। उस बात पर वो लोग उस बंदे के ऊपर शूट करने लगते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि हनामी और मित्सुका की मॉम उस जगह में शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें से एक बंदा उनके शील्ड को तोड़ देता है, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और इस जगह में मित्सुका अपनी मॉम को संभालने लगती है। दूसरी तरफ वो बंदे अपने दोस्त के साथ लड़ रहे होते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि पहले उन्हीं के ग्रुप का साथी था, लेकिन वो उनके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर वो एनिमीज के साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं। अब जिस पे कि वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं उस जगह में, जिसका फायदा उठाकर मियुकी अपने पावर से उस बंदे को मार देती है, जो कि बाकियों के मैजिक को भी होने से रोक रहा था। जिसे देखकर वो लोग उस जगह पर शूट करने लगते हैं, जिस पर कि वो लोग और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। उसी वक्त तात्सुया भी उस जगह में पहुंच जाता है, और इतने दिनों में सीखी हुई टेक्निक का यूज करके वो उन सारे लोगों को हरा देता है। उसी वक्त उसकी नजर मियुकी की तरफ जाती है, जो कि खून से पूरी लथपथ पड़ी होती है। उसे देखकर वो उसकी छाती में हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मियुकी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, यानी कि वो मर चुकी थी। लेकिन तब भी तात्सुया उस जगह में चिल्ला रहा होता है कि उसके रहते हुए वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो उसी तरफ हम मियुकी को उसके माइंड में देखते हैं, जहाँ पे कि वो उदास अकेली जगह में बैठी होती है। वो तात्सुया की आवाज सुनती है तो उसे मालूम पड़ता है कि जरूर वो उसकी डेड बॉडी को देखकर चिल्ला रहा होगा। लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहती थी। वो हमेशा से चाहती थी कि वो मर जाए, लेकिन मरने से पहले वो तात्सुया से माफी मांगना चाहती थी। कितने सालों से उसकी वजह से उसने कितना गंदा ट्रीट किया जाता है फैमिली में। वो उस जगह में मरने वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं कि तात्सुया के मैजिक की वजह से उसकी बॉडी हील होने लगती है, यानी कि वो बच चुकी थी। अब इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे जिंदा देखकर तात्सुया काफी ज्यादा खुश होता है, उसके गले लग जाता है। वो जिंदगी में पहली बार मित्सुका को अपनी बहन बोलकर पुकारता है, जिसे सुनकर मित्सुका को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो बाकी लोगों को भी ठीक करने के लिए निकल पड़ता है, और वो अपनी मॉम और हनामी को भी ठीक कर देता है। हनामी को तो होश आ जाता है, लेकिन उसकी मॉम अभी भी बेहोशी की हालत पर थी, जिस पर कि बाकी डॉक्टर्स उसकी मॉम को चेक करने लगता है। उसी वक्त खजामा उस जगह में आता है। वो तात्सुया से माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसकी मॉम की हालत के जिम्मेदार सिर्फ वही है। असल में ये जो गुंडे थे वो बाकी फैमिली उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन अफसोस हमारी बेवकूफी की वजह से तुम भी इस जगह में पिस गए, क्योंकि असल में उन गुंडों की जो सबसे पहला दुश्मन था वो यहाँ के सिविलियंस के ऊपर अटैक करना था। बट अच्छी बात तो ये है कि तुमने सही टाइमिंग में सबको बचा लिया। लेकिन उस जगह में तात्सुया कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक चीज कर सकते हो, मेरी फैमिली को किसी सुरक्षित जगह में भेज दो, और अभी मुझे सबसे जरूरी मिशन के लिए जाना होगा। खजामा उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तात्सुकी बताता है कि उसे बदला लेना है जिसने की उसकी बहन को मारने की कोशिश करी थी, यानी कि मित्सुका की। अब जिसकी बातों पर कामा कहता है कि मैं तुम्हें इजाजत तो दे दूंगा मिशन में जाने की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर वो लोग सरेंडर कर देंगे अपने आप को तो तुम उसे नहीं मार सकते हो। लेकिन तात्सुया की आंखों में बदले की आग देखकर वो लोग भी डर के मारे हाँ कर देते हैं। तात्सुकी कहता है कि उन्होंने अगर मुझे हर्ट करा होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने मित्सुका को हर्ट करने की कोशिश करी थी। इसके बाद तात्सुकी उस जगह से जाने लगता है,
लेकिन मियुकी उसे रोक देती है। उससे उसकी परवाह हो रही होती, लेकिन तात्सुकी उससे कहता है कि उसे उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उन लोगों से बदला लेना है और तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुका और उसकी मॉम वो सब के सब लोग मिलिट्री के अंदर से तात्सुकी के ऊपर नजर रख रहे होते हैं कैमरास के जरिए। यहाँ हम देखते हैं कि मिलिट्री के साथ तात्सुकी उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर कि वो गुंडे मौजूद होते हैं। तात्सुकी बड़ी आसानी से अपने मैजिक से उनके गुंडों को ढेर कर देता है, लेकिन एक बार फिर से वो लोग रिवाइव हो जा रहे थे। वेल यहाँ मिलिट्री के अंदर ये सब कुछ मित्सुका भी देख रही होती है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर मेरे भाई ने मुझसे ये बात क्यों कही, क्या वो वाकई में पावरफुल है। पहले तो उसकी मॉम उसे डांटती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे उसको अपना भाई बुलाने की, लेकिन वो बाद में उससे कहती है कि माना कि तात्सुकी मैजिक के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसका मैजिक डिफेक्टेड था, यानी कि वो चाहे तो कुछ ज्यादा भी पावरफुल बन सकता है, लेकिन ये चीज हमारी पूरी फैमिली के लिए खतरा भी बन सकती थी। उसे एक रियल मैजिशियन बनाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं करा, हमने उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, लेकिन इस चीज से उसे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बट उसकी मेमोरीज में से सारे इमोशंस जा चुके थे, सिर्फ एक इमोशन को लेकर जो उसकी बहन के लिए उसका प्यार था। तो बस मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अब तात्सुकी का सिर्फ और सिर्फ मकसद तुम्हें बचाना रहेगा। अपनी मॉम की ऐसी बातों को सुनकर मित्सुका को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से अब तात्सुकी का पूरे जिंदगी का मकसद सिर्फ वही रह चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से उसे पे कर सकते हैं। वेल इसके बाद वो स्क्रीन की तरफ देखते हैं जहाँ पे कि तात्सुकी उन एनिमीज के साथ लड़ रहा होता है। उसी वक्त उस जगह में एनिमीज की 6 शिप्स आकर उनके बंदों को उस जगह से लेकर चले जाती है। इस चीज को देखकर आर्मी के सोल्जर्स और खुद तात्सुकी भी काफी ज्यादा हैरान था। उन आर्मी का सोल्जर उन लोगों से कहता है कि हमें नहीं लगता कि हमें उनका पीछा करना होगा, ये जरूर किसी तरीके की चाल होगी, लेकिन तात्सुकी जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कहता है कि अभी भी मेरे पास लास्ट टैग बचा हुआ है। वेल वो उस जगह में अपनी मिसाइल को बाहर निकाल देता है। अफसोस इस मिसाइल में जितनी भी एनर्जी यूज होने वाली थी, शायद उसका इफेक्ट उन लोगों के ऊपर भी हो सकता था। अब इस चीज पर हनामी उसकी मॉम से कहती कि क्या मैं इस बार तात्सुकी की मदद कर सकती हूँ, तो उसकी मॉम उसे परमिशन दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही तात्सुकी उस जगह में उस मिसाइल से शूट कर ही रहा होता है और एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है, उसी वक्त हनामी आकर उन सारे लोगों के ऊपर शिल्प बना देती है, इवन की तात्सुकी के ऊपर पे, जिससे कि उसको निशाना लगाने में काफी ज्यादा आसानी हो। और उसके साथ की वजह से हम देखते हैं कि तात्सुकी उस मिसाइल को उन लोगों की शिप की तरफ भेज देता है, जिस पर कि काफी तेज सुनामी आ जाती है पूरे समुद्र में और उनकी शिप भी डूब जाती है। उस काफी बड़े ब्लास्ट के बाद का सीन हम देखते हैं जब हनामी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक सुरक्षित जगह में पाते हैं जहाँ तात्सुकी उसके बगल में बैठा होता है। हनामी उस ब्लास्ट के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब वो मरने ही वाली थी। वो अपने मरने से पहले तात्सुकी से कहती है कि पहले ही मेरी जिंदगी इस तरीके से एंड हुई है, लेकिन अफसोस तुम जब भी मरो तो सिर्फ अपने लिए मरना और इस लाइफ को अपने लिए जीना। ये बात बोलते ही हनामी इस जगह में मारी जाती है। अब हम इस इंसिडेंट के लगभग 3 साल बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि इनके इंसिडेंट के बाद तात्सुया काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी लोग जानने लगे थे। अब इसके बाद तात्सुया को फर्दर एजुकेशन करने का मौका भी मिलता है, यानी कि तात्सुया अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकता था, इसलिए वो मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेता है 2nd ग्रेड के स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ वो पढ़ाई लिखाई में तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल में काफी ज्यादा अच्छा था बाकी स्टूडेंट्स के मुताबिक। वेल उस दिन मियुकी तात्सुकी के पास आती है और कहती है कि मैं स्पीच नहीं देने वाली क्योंकि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन तात्सुया उसे मोटिवेट करता है कि वो ये काम कर सकती है एंट्रेंस सेरेमनी के दिन। अब सेरेमनी में जाने से पहले हम देखते हैं कि तात्सुया को रास्ते में स्कूल के प्रेसिडेंट भी दिखाई देती है। उनकी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि इस स्कूल में स्टूडेंट्स को 2 चीजों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं ब्लूम्स और दूसरे आते हैं वीट्स। जो ब्लूम्स वाले होते हैं वो बच्चे काफी ज्यादा तेज माने जाते हैं क्योंकि उनके एंट्रेंस एग्जाम में भी मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, और वीट्स वाले में उन स्टूडेंट्स को रखा जाता है जिनके एंट्रेंस एग्जाम में कम स्कोर्स आते हैं। वेल इसके बाद हम सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन्हीं के क्लास के स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं तात्सुया और मियुकी के रिलेशन के बारे में। वो लोग कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि दोनों पक्का भाई बहन होंगे। उनके ऑरा को देखकर ये बात साफ अंदाजा लगाई जा सकती है। उनकी ऐसी बातों पर तात्सुया काफी ज्यादा हैरान होता है। वेल अगले दिन हम तात्सुया को देखते हैं जो कि अपने
जुजुत्सु ट्रेनिंग के लिए जाता है। उसी वक्त उस जगह में मित्सुका को देखकर तात्सुया का जो मास्टर होता है वो उसके साथ मस्ती करने लगता है, जिस पर कि तात्सुया को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसके साथ लड़ने लगता है। लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि वो अपने मास्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उसके मास्टर से बड़ी आसानी से हरा देते हैं। अगले दिन स्कूल में तात्सुया के क्लासमेट उसके स्किल्स के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं। अब जिस पे कि तात्सुया उन्हें जवाब दे रहा होता है, इसके साथ वो लोग साथ में बैठकर लंच भी करते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम हमें रियो बताया जाता है और वो तात्सुया के बारे में और कुछ भी जानना चाहता था। तभी उसी वक्त उस जगह में मित्सुका भी पहुंच जाती है। वो अपने भाई के साथ लंच करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे उसके क्लास के स्टूडेंट्स रोक देते हैं क्योंकि वो ब्लूम्स ग्रुप्स में आते हैं और ब्लूम्स के बच्चे काफी ज्यादा तेज माने जाते हैं, इसलिए वो वीट जैसे लूजर बच्चों के साथ नहीं रहते। इसी बात पर उन दोनों क्लासेस के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं शाम को मिलने के लिए। अब शाम के टाइम पर जब वो एक दूसरे से लड़ने वाले थे, हम देखते हैं कि उस जगह में प्रेसिडेंट आकर उन लोगों को रोक देती है। असल में उनको लड़ता हुआ हम देखते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर ने भी देख चुका था और अब जैसा कि स्कूल के अंदर कोई भी नहीं लड़ सकता तो उन सारे स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाला भी जा सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि कितनी आसानी से तात्सुया उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और उस जगह में मित्सुका भी अपनी क्लास के तरफ से माफी मांगने लगती है। अब जिस पर की प्रेसिडेंट उस स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को समझा लेती है पहला फुसला के। तात्सुया की ऐसी बहादुरी को देखकर मित्सुका की क्लास की लड़कियां काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो कहते हैं कि तुम्हारा जैसे स्टूडेंट हमारी क्लास में क्यों नहीं है। वेल, घर जाते टाइम हम देखते हैं कि उसकी क्लास की वही लड़कियां उनके साथ जाने लगती है, यानी कि तात्सुया और मित्सुका के साथ। जहाँ रास्ते में बातचीत से उन लोगों को मालूम पड़ता है कि तात्सुया काफी ज्यादा स्पेशल बंदा है और वो सारे स्टूडेंट से यूनिक भी है। उसी वक्त उस जगह में उनके स्कूल की प्रेसिडेंट भागते हुए आती है और वो मित्सुका और तात्सुया को आज लंच के लिए इनवाइट करती है स्टूडेंट काउंसिल्स के मेंबर्स के साथ, क्योंकि वो लोग मित्सुका को अपने काउंसिल सेक्रेटरी की जॉब देना चाहते हैं स्कूल में। उस जॉब को पाकर मित्सुका काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो काफी बड़ी बात थी, लेकिन एक ही शर्त में उन्हें तात्सुया से कुछ बात करनी है। अब जिस पर कि वो लोग एग्री हो जाते हैं और उनके साथ मिलने के लिए तैयार भी। वहां पहुंचने के बाद स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर होती है, उसका नाम मैरी बताया जाता है। वो तात्सुया और मित्सुका से कहते हैं कि देखो, मित्सुका तो हमारे उसको ज्वाइन कर सकती है, लेकिन तात्सुया जो कि वीट्स के ग्रुप्स में से आता है उसे हम डिसिप्लिन कमेटी में रख सकते हैं। वेल, इसके बाद तात्सुया इस चीज के बारे में अपने क्लास के स्टूडेंट्स को भी बताता है, जिस पर कि एरिका तात्सुया से कहती है कि ये चीज तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अलर्ट रहना होगा क्योंकि कमेटी मेंबर के बाद तुम्हारे ऊपर खतरा और भी ज्यादा होगा और शायद कुछ स्टूडेंट्स तुमसे नफरत भी करे क्योंकि तुम वीट्स के ग्रुप में से आते हो। यानी कि हम लोगों के स्कोर्स काफी कम होने के बाद भी तुम्हें उन्होंने कमेटी मेंबर चूज करा है, तो ये काफी बड़ी बात होगी। वह कुछ देर बाद तात्सुया की मुलाकात हातोरी नाम के बंदे से होती है, जो कि इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उन लोगों ने तात्सुया को कमेटी मेंबर बना चुका है क्योंकि वो वीट्स के ग्रुप में से आता है। लेकिन मैरी उसे समझाती कि ऐसी बात नहीं है, हमने ये कदम सोच समझ के उठाया है। वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल भी है और उसकी एबिलिटीज भी सबसे यूनिक है। हातोरी इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं होता क्योंकि उसे नहीं लग रहा होता है कि वो इस काम के लायक भी है। वो यहाँ पर मैरी के साथ बहस करने लगता है। अब जिस पर कि मित्सुका भी बीच में आकर अपने भाई का फेवर लेने लगती है, लेकिन हातोरी उससे साइड रहने के लिए कहता है क्योंकि वो इतनी छोटी है और उसे बड़ों के मामले में बात नहीं करनी चाहिए। वो यहाँ पर मित्सुका की भी बेइज्जती करने लगता है, जिससे देखकर तात्सुया उसके सामने आता है और उसे चैलेंज करता है कि क्यों ना मैदान में ही देख ले कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। हातोरी तैयार हो जाता है क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट था कि तात्सुया उसे हरा ही नहीं सकता, लेकिन मैच के दौरान उल्टा हो जाता है सब कुछ जब तात्सुया अपनी एक ही स्ट्राइक में उसे हरा देता है। इसके बाद जब मैरी और बाकी लोग उसकी ऐसे स्किल्स के बारे में उससे पूछते हैं तो तात्सुया इस जगह में रिवील करता है कि वो बड़ी आसानी से अपनी पोजीशन को बदल सकता है, जिस पर कि उसके ओपोनेंट को समझ में ही नहीं आता है कि वो तरफ से अपना डिफेंस दे। और दूसरी बात ये कि जो वेपन मैंने यूज करा था उसके फेवर अटैक से सिर्फ मैंने हातोरी को इस टाइम पर बेहोश ही करा है और इसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो कि हमारे ओपोनेंट को बड़ी जल्दी से कमजोर कर देता है। इस बात को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वाकई में जो तात्सुया का वेपन था वो काफी ज्यादा यूनिक था और इसे तो सिर्फ एक लेजेंडरी मैजिक डिजाइनर ने बनाया होगा जिसका नाम टॉरस सिल्वर है, जिसने की पूरी दुनिया को अपने वेपन्स की टेक्नोलॉजी से हिला दिया था। तभी उसी वक्त हातोरी को होश भी आ जाता है और वो तात्सुया से माफी मांगने लगता है और कहता है कि स्कूल ने तो मुझे इस सब चीजों के बारे में बताया ही नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे।
इसके बाद हातोरी मियुकी से भी माफी मांगता है। अगले सीन में हम तात्सुया और मैरी को साथ में देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तात्सुया उससे कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर वीड्स और ब्लूम्स के बीच में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। मेहनत तो सब कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे हैं तो कोई फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छे हैं, बट तभी भी ब्लूम्स को ही हमेशा आगे क्यों रखा जाता है। तभी उसी वक्त उस जगह में 2 स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर भी आ जाते हैं और वो उस जगह में तात्सुया को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते कि वो वीड का स्टूडेंट है, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ चुका था कि उसने हातोरी को बड़ी आसानी से हराया था, इसलिए उसके अंदर पावर्स तो होगी कि उसने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करा। रात के टाइम पर हम तात्सुया को देखते हैं जिसके पास मियुकी आती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम भी मेरे वेपन को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। इसके बाद हम अगले दिन तात्सुया को देखते हैं जो कि मित्सुका के वेपन के ऊपर रिसर्च करने के लिए निकल पड़ता है। जी हाँ, जब वो रास्ते में होता है वो 2 क्लब्स को आपस में लड़ते हुए देखता है, जो कि पहला केंडो क्लब था और दूसरा कंजस्टो का ग्रुप का मेंबर, उसका नाम या हारा होता है। वो अपनी पूरी पावर के साथ केंडो क्लब के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। उस चीज को देखकर तात्सुया उस जगह में उस लड़की को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, उस बंदे के अटैक को रोकने के लिए। वो बड़ी आसानी से कियाहारा को हरा देता है, जिसे देखकर उसके क्लब के मेंबर इस जगह में तात्सुया के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तात्सुया बड़ी आसानी से उन सबको ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वो इस चीज की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भी देता है और बाकी मेंबर्स को भी। तो वो लोग इस जगह में तात्सुया को नहीं डांटते क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। इवन कि वो इस चीज से काफी ज्यादा हैरान थे कि उसने किंजस्तो ग्रुप के लीडर को कैसे हरा दिया। ये काफी अच्छी बात है। अब इसके बाद हम तात्सुया को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है। वो आज की फाइट के बारे में उन लोगों को बता रहा होता है कि आज उसने किस तरीके के मैजिक से उन सबको ठिकाने लगाया था। इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि तात्सुया को एक तरह का अर्जेंट कॉल आता है। जब वो उसके भेजे हुए लोकेशन की तरफ जा ही रहा होता है तभी रास्ते में कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। तात्सुया इससे पहले कि जान पाता कि आखिर कौन उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उससे पहले ही वो बंदा उस जगह से भाग जाता है। इसके बाद स्कूल में हम मिबू को देखते हैं जो कि तात्सुया को साथ में बैठकर बात करने के लिए इनवाइट करती है और उसके जाने के बाद मियुकी उससे कहती है कि मुझे तो लगता है वो तुम्हें डेट के लिए बुला रही है, जिस पे कि तात्सुया उससे कहता है कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इसके बाद जब तात्सुया उससे बात करने के लिए जाता है तो मिबू उसे इनवाइट करती है अपने केंडो क्लब में ज्वाइन होने के लिए। अब जिस पे कि तात्सुया उससे कहता है कि तुम सच से बताओ आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो मिबू उससे कहती है कि वैसे मेरा कोई तो मकसद नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे केंडो क्लब के बाकी स्टूडेंट्स को मैजिक के बारे में और कुछ सिखा पाओ। तात्सुया को उसके ऊपर शक हो रहा होता है कि इतनी सी बात तो है नहीं। वो उससे पूछना चाहता था लेकिन वो रुक जाता है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट और बाकी सबसे इस बातों के बारे में शेयर करता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें भी लगता है शायद मेबू का दिमाग खराब हो चुका है, कहीं उससे ये सब कुछ कोई और तो नहीं करवा रहा है शायद जो तुम्हें मारना चाहता हूँ। अब तात्सुया कोई भी डिसीजन लेने से पहले रुक जाता है। अब शाम के टाइम पर हम मेबू को देखते हैं जो कि अपने केंडो क्लब के बॉय ग्रुप के लीडर से मिलती है। उस बंदे का नाम किनोई होता है। वो उससे कहता है कि तुमने क्या अपने काम को करा, तुम जानती हो ना कि तात्सुया की पावर्स हमारे लिए कितनी ज्यादा काम आ सकती है। उसी रात हम तात्सुया को देखते हैं जो कि मित्सुका से बात कर रहा होता है, जहाँ वो मियुकी को एक तरह के ग्रुप के बारे में बताता है। उनका नाम ब्लॉन्च है। वो एक तरह के टेररिस्ट ग्रुप है जो कि हमारी कंट्री को वीक करने के लिए यहाँ के सबसे पावरफुल क्लैंस के लोगों के ऊपर अटैक करता है, ज्यादातर उन क्लैंस के सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर्स के ऊपर। मुझे लगता है कि उनका नेक्स्ट टारगेट सिर्फ मैं ही हूँगा। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि तात्सुया मीबू से मिलता है। वो मीबू की कल की रखी हुई डेल पर एग्री नहीं होता है। उससे कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारे केंडो ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, जिस पे कि मेबू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब कुछ देर बाद स्कूल में भगदड़ मच जाती है क्योंकि जो केंडो क्लब के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल में प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्कूल में भगदड़ मचने लगती है और बाकी के स्टूडेंट्स भी इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर लड़ने लगते हैं कि उन लोगों को भी बाकी स्टूडेंट्स के तरह ही इक्वल राइट्स चाहिए। अब उस सिचुएशन को बढ़ता हुआ देखकर प्रेसिडेंट सिचुएशन को ठीक करने के लिए स्पेस देने के लिए तैयार हो जाती है। तात्सुया स्कूल में नोटिस करता है कि उन्हीं के जो दोस्त है वो किनोई से बात कर रही होती है और किनोई भी उससे काफी ज्यादा मीठी मीठी बात कर रहा होता है। किनोई को उस जगह में देखकर तात्सुया काफी ज्यादा हैरान होता है और जब वो इसके बारे में अपने टीचर से पूछता है तो उसके टीचर उसे बताते हैं कि किनोई माना जाता है कि जो उसका बड़ा भाई था उसके रिलेशंस ब्लॉन्च ग्रुप के साथ भी है और ये वही टेररिस्ट ग्रुप है। अगले दिन प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए तैयार हो जाती है और वो उस स्पीच से स्कूल के प्रोटेस्ट को भी संभाल लेती है बड़ी आसानी से। जब ये पंगा खत्म ही क्या
क्या हुआ था, उसके बाद उनके स्कूल में टेररिस्ट अटैक भी हो जाता है जो कि प्लॉन्च के ही था। लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा छोटा था, तो उन लोगों को शक हो रहा होता है कि ये टेररिस्ट अटैक सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करने का तो नहीं रहा होगा। और कुछ देर दिमाग लड़ाने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि शायद वो लोग स्कूल के लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं। उन्हें रोकने के लिए जब वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो वहाँ ऑलरेडी एरिक ने मेबू को हरा चुका था और दूसरी तरफ तात्सुया किनोई को भी हरा देता है। इसके बाद उन लोगों को मालूम पड़ता है कि वो दोनों के दोनों ब्रॉन्ज के ग्रुप के साथ मिले हुए थे। वो लोग मेबू का इलाज कराते हैं हॉस्पिटल में, और जब मेबू को होश आता है तो वो उससे इसके कारण पूछते हैं। मेबू बताती है कि मुझे माफ कर दो, असल में ये सब कुछ मैंने पतले की वजह से करा था। आज से कुछ साल पहले मैंने मैरी से कहा था कि मैं उसके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मुझे ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमजोर हूँ। शायद मैंने खुद ही उस दिन उस सिचुएशन को ज्यादा बड़ा कर लिया था, लेकिन मुझे पता है कि जो भी मैंने करा है वो गलत है, इसलिए मैंने किनोई के साथ हाथ मिला दिया क्योंकि उसने मुझे केंडो ग्रुप में ज्वाइन करा था। और हम दोनों ने ये इसलिए करा था क्योंकि इसके बाद ब्लॉन्च हम लोगों को पावरफुल बना देता, क्योंकि उसने हमसे वादा करा था। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। उसकी बातों पर वो सबके सब लोग उसे माफ कर देते हैं क्योंकि उसे एटलीस्ट अपनी गलती का एहसास तो हुआ। इसके बाद उसकी दी गई जानकारी से उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि ब्लॉन्च का बेस कहाँ मौजूद है, और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। उसी वक्त उस जगह में किनोई भी पहुंच जाता है और उसे भी अपनी गलती का पछतावा था। वो इस बार उन लोगों का साथ देना चाहता था इस ऑपरेशन में। जब वो लोग उनके बेस में पहुंच जाते हैं उसी वक्त उस जगह में किनोई का बड़ा भाई भी आ जाता है, और हमें यहाँ ये मालूम पड़ता है कि ब्रॉन्ज के ग्रुप का लीडर और कोई नहीं बल्कि किनोई का बड़ा भाई है। वो इस जगह में आकर उन लोगों का स्वागत करता है क्योंकि उसे मालूम था कि वो लोग इस जगह में आने वाले हैं। हमें यहाँ किनोई के भाई का नाम हेजा बताया जाता है। जो उस जगह में तात्सुया से कहता है कि मेरा कोई भी मकसद नहीं है तुम लोगों को हार्म करने का, लेकिन वो चाहता है कि तात्सुया ब्रॉन्ज के ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे कि मैं तुम सारे लोगों को बख्श दूंगा और तुम्हारे दोस्तों को भी। वो इस जगह में अपनी बातों से तात्सुया को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये ट्रिक उसके सामने फेल हो जाती है। तात्सुया को मालूम पड़ता है कि जरूर उसने यही काम मेबू के ऊपर भी करा होगा। इसके बाद वो हैसी के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ उसको बचाने के लिए उसके गार्ड तात्सुया के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस जगह में मित्सुका बड़ी आसानी से अपनी पावर से करके उनके सारे गार्ड्स को उस जगह में फ्रीज कर देती है और खत्म भी। और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तात्सुया की रिसर्च की वजह से हुआ था मित्सुका के वेपन के ऊपर। इसके वजह से मित्सुका और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। यहाँ हम हैजी को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अब कोई भी अटैक ऐसा नहीं था जो कि तात्सुया के ऊपर हो पाए। जैसे ही वो उस जगह से भागने वाला ही था उस टाइम पर किनोई उस जगह में पहुंच जाता है और अपने भाई के हाथों को काट देता है। अगले सीन में हम उन लोगों को देखते हैं जो कि मेबू से मिलने के लिए आते हैं। मेबू अपने करे पर काफी ज्यादा दुख फील कर रही होती, लेकिन तात्सुया उससे कहता है कि अच्छी बात तो ये है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो, और मुझे पता है कि उस चीज का रीजन और कोई नहीं बल्कि हाजी था, क्योंकि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था। उस जगह में मेबू के फादर भी आते हैं और वो तात्सुया का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी बेटी को उन गुंडों के गलत इरादों से बचाने के लिए। यहाँ इस मिशन को खत्म करने के बाद जब वो यानी कि तात्सुया और मित्सुका घर जा ही रहे होते हैं, मित्सुका उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस स्कूल में मेरे बॉडीगार्ड बनकर रहो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए जियो। अब इसके हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, यानी कि अब उनके मैजिक हाई स्कूल में कंपटीशन होने वाला था और उन्हें फूजी सिटी की तरफ जाना था उस कंपटीशन के लिए। इस वजह से तात्सुया और मित्सुका साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसी वक्त उनकी स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर भी आ जाती है। वो सिर्फ एक स्टूडेंट काउंसिलर नहीं है बल्कि वो एक पुलिस ऑफिसर भी है। वो उस ट्रिप में उनके साथ चलेगी बट एज अ स्टूडेंट, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ट्रिप के दौरान किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक हो। वो लोग तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में प्रेसिडेंट तात्सुया को बुलाती है और उससे कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए काफी बड़ा टास्क है। कंपटीशन के बारे में तो जानते ही होंगे है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना होगा और इस कंपटीशन की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। लेकिन तात्सुया इतनी बड़ी जिम्मेदारी को रखने के लिए हिचकिचा रहा होता है क्योंकि वो तो वीट्स के ग्रुप में से आता है और ऐसा होगा तो बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे। लेकिन वो लोग उस जगह में तात्सुया को समझा लेते हैं। अब इसके बाद वो लोग बात करते करते एक टॉपिक में पहुंच जाते हैं जहाँ वो एक दूसरे से एक तरह के मैजिक
बारे में बातें कर रहे होते हैं। स्टूडेंट काउंसलर्स के लोग उन्हें बताते हैं कि जिसमें हम रिसर्च कर रहे थे अफसोस वो फेल हो चुका है और ये काम हमें कंपटीशन वाले दिन से पहले पहले करना होगा। तुम्हारी इस चीज में क्या राय है? तात्सुया कहता है कि मुझे लगता है वो लोग किसी तरीके की कोई ना कोई गलती तो कर रहे हैं, क्यों ना ये काम तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। लेकिन प्लूम्स वाले मेंबर्स बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा होता है कि तात्सुया इस काम को कर सकता है। लेकिन वो लोग तब भी उसे एक मौका दे देते हैं। रात के टाइम पर तात्सुया को कॉल आता है। वो उसे एक तरह की चेतावनी देता है कि इस कंपटीशन के दौरान मुझे लगता है कि तुम्हें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि नो हेड ड्रैगन नाम का जो ग्रुप है वो इस मौके का फायदा उठा सकता है। वेल, इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं और इस दौरान तात्सुया ने उस डिवाइस के ऊपर रिसर्च भी कर चुकी थी जिससे कि पहले कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था। वेल, वो यहाँ पर मित्सुका को उस डिवाइस को टेस्ट करने के लिए कहता है और वाकई में इस बार उस डिवाइस की मदद से मित्सुका बड़ी आसानी से उड़ने लगती है। लेकिन ये भी काफी नहीं था। वेल, इसी की मदद लेने के लिए मित्सुका और तात्सुया अपनी छुट्टी वाले दिन अपनी ही फैमिली के डायरेक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि इन्हीं मैजिक वेपन के ऊपर रिसर्च करते हैं और इन्हें बनाते भी है। वेल, ये रिसर्च ग्रुप उनकी फैमिली का ही है। वो बंदा उनके डिवाइस को देखता है और कहता है कि ये तो फ्लाइंग वाला डिवाइस है। वेल, वो इसका इस्तेमाल करने के लिए अपने लोगों को भी देता है। उसकी मदद से उसके लोग उड़ तो पा रहे थे, लेकिन जब वो लोग नीचे उतरते हैं उसके बाद उन सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। यानी कि डिवाइस उड़ तो सकता है लेकिन उस बंदे की एनर्जी काफी ज्यादा यूज होती है। यानी कि तात्सुया को अब इसी चीज में काम करना होगा कि आखिर इसको ऐसा बनाया जाए जिससे बंदे की एनर्जी भी कम ना हो और वो बड़ी आसानी से उड़ भी पाए। वेल, इसके बाद जब वो लोग घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं, वो रास्ते में दो लोगों से टकरा जाते हैं और वो असल में और कोई नहीं बल्कि उनके अंकल होते हैं और उनके फादर होते हैं। उस जगह में उसके अंकल एओकी वो उन दोनों से कहता है कि वाकई में हम तुमसे मिलना चाहते थे। वो इस जगह में मित्सुका के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगले कुछ हफ्तों बाद हम अपने क्लैन का हेड मियुकी को बना देंगे। लेकिन वो इस जगह में साथ ही साथ तात्सुया की बेइज्जती भी कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि वो तो हमारे घर का इकलौता बेटा था, इवन की सबसे बड़ा। लेकिन अफसोस वो इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मित्सुका का बॉडी गार्ड बन के रह गया है। उससे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। वहाँ पर वो तात्सुया की इतनी बेइज्जती कर रहा होता है तो तात्सुया उससे कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम सिर्फ हमारी फैमिली के अंकल हो, प्लीज उसी हद तक रहो। यहाँ मैं तुम्हारी फैमिली के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बस मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मित्सुका का ख्याल रखना है। उसके अलावा मेरी तुम्हारी फैमिली में कोई भी रिश्ते नहीं है। ये कहते हुए वो मित्सुका को लेकर उस जगह से चले जाता है। वेल, अगले दिन सारे के सारे स्टूडेंट फूजी की तरफ जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं स्कूल की। वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके वजह से उनकी बस का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। अपनी बस को और बाकी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए उस जगह में स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर जिसका नाम जुनमांजी होता है वो और मियुकी साथ में अपनी पावर से बस को बचाने लगते हैं, जहाँ मित्सुका बस के ऊपर शेड लगा देती है। जुनमांजी उस कार को रोक देता है। जब ये सब कुछ चीज शांत हो जाती है, खतरा टल जाता है, लेकिन सबके सब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान थे कि तात्सुया ने उसकी मदद क्यों नहीं करी। वेल, इसके बाद वो सबके सब सही सलामत फूजी में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हातोरी को तात्सुया के ऊपर शक हो रहा होता है। उसे लगता है कि शायद वाकई में मित्सुका उससे ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस कार एक्सीडेंट में मदद क्यों नहीं करता। उसी जगह में किनोई भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। असल में वो दोनों के दोनों ही भाई बहन काफी ज्यादा पावरफुल है। उन दोनों के रिश्ते भी काफी ज्यादा अलग है। पता नहीं उनकी फैमिली में चल क्या रहा है आखिर। तो उसी तरफ हम तात्सुया और मियुकी को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तात्सुया उससे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद एक कार एक्सीडेंट कोई नॉर्मल नहीं था, बल्कि किसी की सोची साजी साजिश होगी। लेकिन अच्छी बात तो ये कि तुमने सब कुछ टाइमर संभाल दिया। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कल के कंपटीशन शुरू होने से पहले आज रात डिनर पार्टी हो रही होती है सारे 9 स्कूल के साथ। वेल, उसी वक्त उस जगह में एक बंदा जिसका नाम क्यूडो होता है वो आकर स्पीच देने लगता है, क्योंकि उसी ने वो कंपटीशन बनाया था और वो कंपटीशन का हेड होता है। वो उन सारे 9 स्कूल्स के स्टूडेंट से कह रहा होता है कि ये कंपटीशन हम इसलिए रखवाना चाहते हैं क्योंकि हम अपने मैजिक के फ्यूचर को लेकर कुछ पावरफुल स्टूडेंट्स को चूज करेंगे। और ये कंपटीशन सिर्फ एक नॉर्मल सा कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अंदर के टैलेंट को उभारेगा। वो आज के इंसिडेंट के बारे में भी बताता है बाकी स्टूडेंट्स को, जो कि आज तात्सुया और मित्सुका के हाई स्कूल के स्टूडेंट के साथ बस में हुआ था। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उन बहादुर स्टूडेंट्स ने उस सिचुएशन को कितनी आसानी से हैंडल कर दिया। यहाँ हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हम मिकी हाका नाम के बंदे को देखते हैं, जैसे कि इस कंपटीशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। उस जगह में उससे किसी तरह के लोग महसूस होते हैं, इसलिए वो अपनी पावर से उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि असल में वो 3 लोग हैं। इससे पहले कि वो उन लोगों को रोक पाता, वो लोग उसके ऊपर शूट करके भागने वाले थे। लेकिन सही टाइमिंग में तात्सुया आकर मिकी हाका को उनकी गन से बचा लेता है। मिकी हाका काफी ज्यादा हैरान
होता है कि उसे तात्सुया ने बचाया, अगर वो नहीं बचाता तो मिकी हाका उस जगह में मारा जाता। ये बात उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी थी क्योंकि कंपटीशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी और इसे इस टाइम पर सिर्फ एक स्टूडेंट ने बचाया है। पहले तात्सुया उससे कहता है कि तुम्हें और अलर्ट होने की जरूरत है और मुझे लगता है कि तुम्हें बाकी लोगों को भी इसके बारे में बता लेना चाहिए। उन तीनों लोगों को जल्द से जल्द तुम्हें पकड़ना तो होगा ही, इससे पहले कि वो कल कोई मुसीबत खड़ी करे। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। आज कंपटीशन का डे 1 था। वहाँ पर रोज सबको बता दिए जाते हैं कि हर एक क्लास के स्टूडेंट को 2 ग्रुप्स में अलग अलग किया जा रहा है, जिनमें से पहले तो नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे और दूसरे ग्रुप में उनके स्कूल के पॉपुलर स्टूडेंट्स। इसके बाद राउंड 1 शुरू किया जाता है। हम देखते हैं कि दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स जीत जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके स्कूल के स्टूडेंट जिसका नाम होता है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है। उसी कंपटीशन के दौरान तात्सुया आर्मी के लोगों से मिलने के लिए चले जाता है क्योंकि उन लोगों ने उससे पहले भी इस कंपटीशन में होने वाले खतरों के बारे में बता चुका था। वो उसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नो हेड ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहे होते हैं। तो उसी तब कंपटीशन में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट उस जगह में काफी अच्छा प्रदर्शन करती है और उसकी वजह से उनके स्कूल की जो रैंकिंग होती है वो टॉप लीडर बोर्ड में पहुंच जाती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वैसे तो काफी अच्छा था, लेकिन उनके स्कूल्स के ऐसे काफी भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डर लग रहा है। शायद वो लोग घबराए हुए इस कंपटीशन को लेकर, इसलिए वो इसकी जिम्मेदारी तात्सुया के ऊपर दे देते हैं कि वो जाकर उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि तात्सुया उन लोगों के कहने पर यही करता है। वो अपनी स्कूल के फीमेल स्टूडेंट्स को चेक करने लगता है कि किसके पास कौन कौन सी पावर्स है और वो उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। वो इस जगह में बॉयज का भी टेस्ट लेता है, लेकिन गर्ल्स का स्कोर बॉयज से काफी ज्यादा था। यानी कि सोचने वाली बात तो ये है अब तात्सुया को बॉयज के ऊपर ज्यादा नजर रखनी होगी। इसके बाद जब वो बॉयज के रूम में जाता है तो उसे उस जगह में एक तरह का वेपन दिखाई देता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इसे यहाँ पर रखा किसने। इसी वेपन को टेस्ट करने के लिए वो सब के सब लोग बाहर चले जाते हैं ग्राउंड में। जैसे ही वो उसे ऑन करते हैं वो डिवाइस एक वेपन में बदल जाता है जिसे अलग भी किया जा सकता है और वापस से ज्वाइन भी। उसकी वाकई में काफी अलग अलग यूनिक एबिलिटीज भी थी। यानी कि इस वेपन की मदद से उनकी बॉयज की टीम भी काफी अच्छे से बेस्ट दे सकती है।